वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। लेक्चर नंबर 9 है आज। तो जल्दी ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज टुडेज टॉपिक लेक्चर नंबर 10, इंटरनेशनल नेशनल वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये कॉमर्स का सिलेबस पीजीटी का चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, और इकोनॉमिक्स में भी जो लोग बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो देसी एवं विदेशी व्यापार के हम लोग बात करेंगे। सो ऑल दोस कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज अनुबोध सिंह। सिंस लास्ट 11 ईयर आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, and I used to work with India's top teaching and research organization like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sharda. Mentored and guidance more than 1,000 plus candidates for UGC NET in Commerce, Management and Economics. Last few years, I have been qualified 4 times JRF in a Commerce and Management. Published more than 20 research papers in a index journals like Scopus, TR, UGC KR, UGC listed. MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. टुडेज टॉपिक आज क्या क्या समझ में आया आपको? डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस का इंट्रोडक्शन, डिफरेंस, नेचर, इंपॉर्टेंसी, अप्रोचेस, प्रॉब्लम्स, एंट्री स्ट्रेटजी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और रीजंस फॉर रिसेंट इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ। पहले समझिए कि डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, उसके बाद दोनों में डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पहले हमने इसको डिवाइड किया है, इसको कैरेक्टराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज। तो डोमेस्टिक बिजनेस होता है, इट इज कैरिड आउट विद इन द नेशनल और ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक बिजनेस हम लोग एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि भारत में प्रोडक्ट बनाकर भारत में ही बेच रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक बिजनेस और नेशनल बिजनेस, वही घरेलू व्यापार या देसी व्यापार। इंटरनेशनल बिजनेस की कहेंगे तो इट इज कैरिड आउट अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड नेशनल टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री। इंडिया में बना के आप श्रीलंका में सामान बेच रहे हो, भूटान जा रहा है, सऊदी अरेबिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, जापान जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। तो कुल मिलाकर समझ गए, डोमेस्टिक बिजनेस होता है जब ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे अगर इसको हम क्लासिफाइड करेंगे
तो अब एक देश में बनकर एक देश की बाउंड्रीज के अंदर अगर सामान बिक रहा है उसको डोमेस्टिक बिजनेस कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, अब एक देश में सामान बनाकर दुनिया के दूसरे और देशों में सामान को भेज रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहा जाता है। रिस्ट्रिक्शंस मतलब रुकावटें। Tariff and quotas are not present in area and very few local restrictions are imposed on domestic business. जो रुकावटें होती हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं डोमेस्टिक बिजनेस में बहुत कम होती हैं। तो टैरिफ एंड कोटा, टैरिफ मतलब टैक्सेस और कोटाज बहुत कम होते हैं, पहले तो नहीं होते, जो होते हैं वो भी बहुत कम रुकावटें होती हैं डोमेस्टिक बिजनेस में। भाई हम लोग अगर एक इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो मेनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज वाइल डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली और एंटरिंग ए फॉरेन मार्केट। जब हम लोग एक देश से दूसरे देश में अगर व्यापार करना चाहते हैं तो कई सारे टाइप्स की रुकावटें होती हैं। टैरिफ बैरियर्स होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल, लोकल टैक्सेस, तो कई सारे टाइप की रुकावटें आपको सामना करना पड़ता है जब हम लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार करते हैं। भाई हम लोग एक देश में रहकर अपने देश में व्यापार करते हैं तो रुकावटें बहुत कम होती हैं। कल्चर, there is a less difference in the market culture of local areas and region within the country. The market culture is relatively uniform. तब एक देश में रहकर एक देश में व्यापार करते हैं तो कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, बट जब मार्केट कल्चर वाइडली वैरीज अमॉन्ग डिफरेंट नेशंस एंड रीजन, तब एक देश में बनाकर दुनिया के दूसरे देशों में जाके व्यापार करेंगे तो आपको नया कल्चर देखने को मिलेगी, नया टेक्निक देखने को मिलेगी। तो कल्चर अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप का आपको कल्चर देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर लेस होता है इसमें, यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। करेंसी, यहाँ पे अगर भारत में सामान बेचकर भारत में सामान बनाकर भारत में ही बेच रहे हैं तो आपको एक सिंगल करेंसी इंडियन रुपीज में ही आपको डील करना पड़ेगा। बट अगर इंटरनेशनली अगर डील कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल करेंसी चाहिए होंगी। जिस देश में व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका में व्यापार कर रहा है कोई डॉलर चाहिए होगा, कुवैत में व्यापार कर रहा है कोई दिनार चाहिए होगा, सऊदी में व्यापार कर रहा है रियाल चाहिए होगा, चाइना में व्यापार कर रहे हैं रनबी चाहिए होगा, जापान में व्यापार करेंगे तो आपको येन चाहिए होगा। दुनिया के अलग अलग देशों के लिए आपको अलग अलग करेंसीज चाहिए होंगी। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको मल्टीपल करेंसीज के साथ क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, डोमेस्टिक बिजनेस कैन सक्सीड विद ह्यूमन रिसोर्स विद मिनिमम स्किल एंड नॉलेज। डोमेस्टिक बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा स्किल लोग, बहुत नॉलेजेबल लोग नहीं चाहिए, बट अगर हम वही अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग देश के लोग जिनको अलग अलग देश की भाषाएं के बारे में पता हो, अलग अलग कल्चर के बारे में पता हो। एम्प्लॉयज आर यूजुअली फ्रॉम सेम कंट्री, डोमेस्टिक बिजनेस में सेम कंट्रीज के एम्प्लॉय होते हैं, बट इसमें हमारा ग्लोबल एचआर प्रैक्टिस आर कैरिड आउट इन एन इंटरनेशनल बिजनेस। बट अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको क्या होता है बच्चों, आपको ग्लोबल एचआर भी चाहिए होता है। ग्लोबल मतलब दुनिया के दूसरे देश के लोग भी आपके व्यापार में नौकरी करेंगे। प्रमोशंस, डोमेस्टिक मार्केट एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज आर यूज। प्रमोशंस मतलब आप अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करेंगे, तो डोमेस्टिकली मार्केटिंग करेंगे। अब भारत में लखनऊ में सामान बनाकर यूपी में पूरा सामान बेचना है तो आपको यूपी में मार्केटिंग करना है, बट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज वैरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर। तो बट अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको क्या होगा, अलग अलग टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेंगी, बिकॉज अलग अलग देश में अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं। उन बैरियर्स को दिमाग में रख के आपको अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेंगी। प्राइसिंग, सेम प्राइस इज चार्ज फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट के लिए आपको सेम प्राइस, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए आपको सेम प्राइस चार्ज करते हैं। आप बोले सामान लखनऊ में लीजिए, बोले दिल्ली में लीजिए, बोले कलकत्ता में लीजिए, प्राइसिंग आपको सेम रहेगी। यहाँ पर प्राइस डिफरेंशिएशन इज कैरिड आउट, यहाँ पर अलग अलग देशों में अलग अलग प्राइस होता है। कैपिटल इन्वॉल्वमेंट लेस होती है, यहाँ पर ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्वमेंट, आपको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लो होते हैं, यहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, बिकॉज ग्लोबल स्टैंडर्ड आपको सेट करने पड़ते हैं। ओनली लोकल रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल, यहाँ पर इंटरनेशनल एंड होस्ट कंट्री रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल। रिसर्च, इट्स इजी टू कंडक्ट बिजनेस रिसर्च, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होता है रिसर्च करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार है बट डोमेस्टिक व्यापार में रिसर्च करना बहुत कठिन नहीं होता। कॉस्ट एडवांटेज की बात करें, डोंट एंजॉय द कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज बेनिफिट तो आपको नहीं मिल पाएगा कि भारत में बना के सामान भारत में ही बेच रहे हो तो आपको, क्योंकि अगर लखनऊ में बना रहे हैं, दिल्ली में बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिंग आपकी सेम ही आएगी, क्योंकि पूरे देश में एक ही टैक्स पड़ रहा है, जीएसटी। बट अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग वहां पर कॉस्टिंग होगी,
रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग अलग होगी, लेबर की कॉस्टिंग अलग होगी, टैक्सेस की कॉस्टिंग अलग होगी। तो आपको सस्ता रिसोर्स, सस्ते संसाधन भी आपको मिल सकते हैं। इन्वायरमेंट, डोमेस्टिक बिजनेस इज ओनली अफेक्टेड बाय द वेरिएबल्स इन अ डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण क्या होता है, तो घरेलू व्यापार क्या होता है, केवल घरेलू पर्यावरण से प्रभावित होता है। बट डोमेस्टिक, फॉरेन एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्ट एन इंटरनेशनल बिजनेस। बट अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, फॉरेन इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट सभी तरीके का पर्यावरण आपके व्यापार के लिए प्रभावित करता है। डेवलपमेंट, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट में भी सेम थ्रू आउट द डोमेस्टिक मार्केट। हो सकता है कंट्री, अगर कंट्री इंडिया की बात मत करिए, अगर छोटे छोटे देशों की बात करिए तो वहां पूरा देश एक जैसा डेवलप होता है। यहाँ पर ईच कंट्री में भी एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग देश में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट होगा। भाई चाइना अलग डेवलप है, जापान अलग है, अमेरिका अलग है, यूरोप अलग है। तो अलग अलग देश में अलग अलग आपको डेवलपमेंट लेवल देखने को मिल सकता है। तो बताइए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में आपको समझ में आ गया? बहुत सारे अंतर हमने आपको बताए, बहुत सारे डिफरेंसेस बताए आपको। 3, 9, 13, 15 टाइप के हमने आपको डिफरेंसेस बताए। कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और समझ लीजिए। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज, नॉलेज एंड स्किल्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इन 2 और मोर कंट्री। जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, संसाधनों का चेंज करते हैं, नॉलेज का चेंज करते हैं, स्किल्स का चेंज करते हैं अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करें, रिसोर्सेज का एक्सचेंज करें, नॉलेजेस का एक्सचेंज करें, उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कह सकते हैं। ट्रांजेक्शन दैट आर कैरिड आउट अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर टू सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसे सभी ट्रांजेक्शंस जो अंतरराष्ट्रीय, जो एक देश से दूसरे देशों के बीच में होते हैं, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ऐसे सभी ट्रांजेक्शंस को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है। ऑल कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, सेल्स भी करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कभी क्या होता है, आपने भारत से पैसा निकाल कर आपने अमेरिका की बैंक में जमा कर दिया, भारत में सामान बनाकर अमेरिका में बेच रहे हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो कई सारे टाइप्स के हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेचर क्या होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड टाइमली। आपको जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोग करेंगे तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मार्केट की। अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूरी तरह से ठीक से नहीं मिलती तो आपको फेलुअर की स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर क्या, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और समय पे इन्फॉर्मेशन मिले, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर। साइज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज साइज होता है। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन होता है डिवाइडिंग द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। जब हम लोग पूरी मार्केट को कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हम लोग किसी के बेसिस पर भी जब मार्केट को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो हम लोगों को मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ सकता है, अदरवाइज आपका मार्केट में फेलुअर की स्थिति आपको फेस करनी पड़ सकती है।
इंटरनेशनल मार्केट हैव मोर पोटेंशियल देन द डोमेस्टिक मार्केट। ये तो सिंपल सी बात है, जब दायरा बड़ा होगा, कस्टमर ज्यादा होंगे, मार्केट बड़ी होगी, तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा पोटेंशियल होता है डोमेस्टिक मार्केट से, ठीक है। स्कोप, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड ग्लोबल एचआर। तो क्षेत्र क्या होता है, किन किन क्षेत्रों में आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, अंतरराष्ट्रीय वित्त और अंतरराष्ट्रीय निवेश कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब आप विदेश, वही विदेश, फॉरेन मतलब विदेश, विदेशी विनिमय। ग्लोबल एचआर, तो आप कई सारे क्षेत्रों में आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। फीचर्स, लार्ज स्केल ऑपरेशंस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मार्केट बढ़ेगी, जब मार्केट का दायरा बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी मतलब एक देश दूसरे देश से जोड़ना। इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी को क्या कहते हैं, जब हम लोग एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो एक देश दूसरे देश से जुड़ जाता है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से जुड़ जाता है। तो वेनेवर दे आर रिक्वायरिंग एनी चेंजेस, जब भी उन्हें कोई ऐसा बदलाव चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी आपका हो जाता है। क्लियर। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे, जब एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार करेगा, तो आपस में रिलेशंस अच्छे बन जाते हैं। बिजनेस रिलेशंस अच्छे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपस में दोनों देश जुड़ जाएंगे। डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्री एंड द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को डोमिनेट किसने करके रखा हुआ, जो विकसित देश है, जापान, चाइना, यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जो डेवलप्ड देश हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, इसको डोमिनेट करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है, डोमिनेट करके रखा हुआ है। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, उन्होंने इसको, और बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री मतलब विकसित देशों ने इसको क्या कर रखा है, डोमिनेट करके रखा हुआ है। बेनिफिट टू द पार्टिसिपेटिंग कंट्री, बेनिफिट मिलता है। कंपटीशन बहुत टफ होता है आज के टाइम में, देखिए सस्ता सस्ता मोबाइल मिल रहा है, सस्ता इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिल रहा है, सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर एट द एंड जब कंपटीशन बढ़ेगा तो बेनिफिट किसको होगा, बेनिफिट हमेशा कस्टमर को होगा। तो कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है, प्राइसेस को आपको ना चाहकर भी कम करने पड़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, अंतरराष्ट्रीय रुकावटों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इंपॉर्टेंसी, यहां तक कोई डाउट? इंपॉर्टेंसी, फॉरेन अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा आप अर्न कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा अर्न कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं आप। आगे, अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, आप अपनी कंपनी के, अपने बिजनेस के, अपने ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। टू स्प्रेड द बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क को फैला सकते हैं। जब एक देश में ज्यादा रिस्क लग रहा है, अगर एक ही देश में व्यापार करेंगे तो रिस्क आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो उससे बढ़िया ये कि 2, 4, 5, 10 देशों में एक साथ व्यापार करेंगे तो अपने बिजनेस रिस्क को स्प्रेड, फैला सकते हैं। इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार अगर कोई सब्सिडी दे रही है, सरकार किसी तरीके की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में मदद कर रही है, तो उन सब मदद का, उन सब बेनिफिट, सब्सिडीज का, उन सब बेनिफिट आप सरकार के ले सकते हैं। एक्सपेंड एंड डाइवर्सिटी, व्यापार को फैला सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आप। पहले मान लो कपड़े के व्यापार में, तब खाने के व्यापार में आ सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक में थे, अब आप मान लीजिए एफएमसीजी में आ गए। इंक्रीज द कॉम्पिटेटिव कैपेसिटी, तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेटिव कैपेसिटी, प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ जाएगी। अब आया अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। 4 अप्रोचेस होती हैं, एथेनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो 4 टाइप की, आपको जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो आप कौन से 4 टाइप की अप्रोचेस फॉलो करते हैं। कभी आप एथेनोसेंट्रिक फॉलो कर सकते हैं, कुछ कंपनियां पॉलीसेंट्रिक भी फॉलो कर रही हैं, कुछ लोग रेजियोसेंट्रिक फॉलो करते हैं, कुछ लोग
जियोसेंट्रिक फॉलो करते हैं। अब देखिए एथेनोसेंट्रिक क्या होता है, डोंट अडॉप्ट देयर प्रोडक्ट टू द नीड्स एंड वांट इफ अदर कंट्री वेयर दे हैव ऑपरेशंस। अभी चारों बताएंगे आपको अलग अलग। जियोसेंट्रिक, द मेन आइडिया इज टू टारगेट ग्लोबल कंज्यूमर्स हु हैव सिमिलर टेस्ट। Polycentric, equal importance to the every country domestic market. Regiocentric, economic, culture और political similarities among regions. अब देखिए एक एक करके बताएंगे। एथेनोसेंट्रिक क्या होता है, जब अगर आप एथेनोसेंट्रिक अप्रोच के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं, अगर व्यापार आप एथेनोसेंट्रिक अप्रोच के साथ कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप अपने देश की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। मान लीजिए आप इंडिया की कंपनी है, आप जा रहे हैं अमेरिका, सपोज दैट, तो अंडर दिस अप्रोच टारगेट मार्केट इज ओन कंट्री, एक्सेसिव प्रोडक्शन विल एक्सपोर्ट ड्यू टू चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो एथेनोसेंट्रिक में टारगेट मार्केट आपकी अपनी कंपनी होती है, अपने देश होता है। हम लोग एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो गया वो हम लोग दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एथेनोसेंट्रिक में आप क्या करोगे, जो कानून होंगे वो आप अपने देश के चलाओगे, आप प्रोडक्ट को चेंज नहीं करोगे। सेम प्रोडक्ट आप जिस देश में प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो उस देश में भी आप सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, समझ गए। तो एथेनोसेंट्रिक में जो आपके देश में प्रोडक्ट बिक रहा है भाई आप विदेश में जाकर उस देश में जाकर बेच रहे हो जिस देश में आप बेचना चाहते हो। तो एथेनोसेंट्रिक में टारगेट मार्केट आपकी अपना देश होता है। अगर प्रोडक्शन आपका एक्सेसिव हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, ज्यादा उत्पादन हो गया, जो बचा वो ज्यादा उत्पादन होगा उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। तो सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम लोग अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी बेचते हैं एथेनोसेंट्रिक में। भाई पॉलीसेंट्रिक में क्या करते हैं, अंडर दिस अप्रोच द कंपनी कस्टमाइज द मार्केटिंग मिक्स टू द मीट द टेस्ट परफॉर्मेंस एंड नीड ऑफ द कस्टमर्स ऑफ ईच इंटरनेशनल मार्केट। तो पॉलीसेंट्रिक में करते हैं जिस देश में जाके जिस देश में आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी देश को टारगेट कर रहे हो उस देश के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे, उस वहां के कस्टमर का टेस्ट को पहचानेंगे, परफॉर्मेंस को पहचानेंगे, ताकि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके हम लोग, समझ गए। तो पॉलीसेंट्रिक में एक देश टू देश, जिस देश में जाएंगे उस देश के अनुसार प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे मार्केट अगर भारत में आ रहे हैं, अमेरिकन कंपनी भारत में आ रही है तो भारत के अनुसार प्रोडक्ट बना रही है, चाइना में जा रही है चाइना के अनुसार बना रही है, सऊदी अरेबिया जा रही है सऊदी अरेबिया के अनुसार, जापान जा रही है जापान के अनुसार। तो पॉलीसेंट्रिक में, एथेनोसेंट्रिक में क्या था, प्रोडक्ट जैसा अपना बनाया है भाई दूसरे देश में बेच रहे हो, बट पॉलीसेंट्रिक में कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाएंगे। कस्टमाइज मतलब देश के अनुसार, जिस देश में आप जा रहे हो, जिस देश में व्यापार करना चाह रहे हो उस देश की नीड के अनुसार, उस देश के जरूरतों के अनुसार, उस देश की प्रेफरेंसेस के अनुसार, उस देश की आपके टेस्ट के अनुसार, परफॉर्मेंस के अनुसार हम लोग देश को टारगेट करेंगे, वहां की मार्केट को एनालाइज करेंगे, उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। फिर हुआ रेजियोसेंट्रिक। रेजियोसेंट्रिक होता है अंडर दिस अप्रोच द कंपनी ऑपरेटिंग सक्सेसफुली इन अ फॉरेन मार्केट थिंग्स ऑफ एक्सपोर्टिंग अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द होस्ट कंट्री। रेजियोसेंट्रिक मतलब पूरे एक रीजन में, एशिया के लिए एक प्रोडक्ट, यूरोप के लिए अलग, अमेरिका के लिए अलग, अफ्रीका के लिए अलग। तो रेजियोसेंट्रिक में होता है रीजन, क्षेत्र। पॉलीसेंट्रिक में देश टू देश, कंट्री टू कंट्री। यहां पर जैसे एशिया में चाइना भी है, जापान भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, इंडिया भी है। तो अमेरिकन कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही तो एक रीजन के लिए एक प्रोडक्ट बनाया। तो रेजियोसेंट्रिक में एक क्षेत्र के अनुसार एक जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अंडर दिस अप्रोच द कंपनी ऑपरेटिंग सक्सेसफुली इन अ फॉरेन कंट्री थिंग्स ऑफ एक्सपोर्टिंग देयर नेबर कंट्रीज ऑफ द होस्ट कंट्री। ठीक है, तो कुल समझ गए। तो यहां पर हम लोग एक क्षेत्र को टारगेट करते हैं, एक स्पेसिफिक क्षेत्र को टारगेट करेंगे और पूरे स्पेसिफिक क्षेत्र में एक जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। चाइना में सामान बना रहा है, चाइना से हमने जापान भेज दिया, जापान से श्रीलंका भेज दिया, श्रीलंका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से भूटान। तो एशिया में पूरी एशिया के लिए एक प्रोडक्ट, अफ्रीका के लिए एक प्रोडक्ट, साउथ अमेरिका के लिए अलग, नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग। तो रीजन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं रीजियोसेंट्रिक। फिर आया जियोसेंट्रिक। अंडर दिस अप्रोच द कंपनी एनालाइज द टेस्ट, प्रेफरेंस एंड नीड ऑफ द कस्टमर। इस अप्रोच के अंतर्गत क्या करते हैं, कंपनी कस्टमर के टेस्ट को एनालाइज करती है, प्रेफरेंस को एनालाइज करती है इन ऑल फॉरेन मार्केट एंड देन अडॉप्ट ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मिक्स फॉर ऑल द फॉरेन मार्केट। इसमें वन प्रोडक्ट फॉर ऑल, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक प्रोडक्ट। आपने नाइकी का नाम सुना होगा, प्यूमा का नाम सुना होगा, एडिडास का नाम सुना होगा,
ये सब कंपनियां क्या करती हैं, वन साइज फिट एट ऑल, वन साइज फिट एट ऑल, एक जैसा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बना रहे हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल प्रोडक्ट। आप मार्केट को एनालाइज किया आपने, सभी पूरे जिन जिन देशों में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उन पूरे देशों की मार्केटिंग मिक्स, मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस। मार्केटिंग मिक्स मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्राइस क्या होगा, प्लेस क्या होगा, प्रमोशंस क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जियो सेंट्रिक में हम लोग करते हैं वन प्रोडक्ट फॉर ऑल। आप सभी देशों को, मार्केट को एनालाइज करेंगे, टेस्ट को एनालाइज करेंगे, प्रेफरेंस को एनालाइज करेंगे, उनकी जरूरतों को एनालाइज करेंगे, उसके बाद एक ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे जो दुनिया के सारे देशों में बिकेगा। नाइकी इसका एग्जाम्पल है, प्यूमा इसका एग्जाम्पल है, एडिडास इसका एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा, ऐसे कपड़े भी आते हैं, जूते भी आते हैं, शूज भी आते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग जियो सेंट्रिक। तो चारों एक बात समझ लीजिए, एथनोसेंट्रिक में आपने अपने देश पे ज्यादा टारगेट करते हो, अपने देश में प्रोडक्ट बनाकर दूसरे देश में भाई सेम प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। जियो सेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक में प्रोडक्ट कस्टमाइज कर रहे हो, कंट्री टू कंट्री के लिए अलग प्रोडक्ट बना रहे हो। रेजियो सेंट्रिक एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए, ऐसे क्षेत्र जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम है, कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, पॉलिटिकल ऑलमोस्ट सेम है, तो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, एशिया के लिए अलग, अमेरिका के लिए अलग, यूरोप के लिए अलग, उसको रेजियो सेंट्रिक बोलते हैं। जियो सेंट्रिक वन प्रोडक्ट फॉर ऑल, एक जैसा प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो, उसको बोलते हैं जियो सेंट्रिक। एक डाउट कोई बताइए, कोई डाउट इनमें। अब जब हम लोग ये अप्रोचेस फॉलो करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सबसे पहला हुआ पॉलिटिकल फैक्टर। आपको देखिए, आज ही देख रहे होंगे, अभी आज 2-3 दिन से खबर चल रही है कि फेसबुक और ट्विटर बंद होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर होता है, राजनीति ने कुछ कानून लगा दिए। अब देखिए व्हाट्सएप पे भी कुछ सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाए। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो ही सकते हैं, राजनीतिक फैक्टर्स। हर देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, हर देश में अलग अलग सरकारें हैं, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करती है, सरकारें कभी भी कुछ भी करके पॉलिसीज को चेंज कर सकती है। दूसरे प्रॉब्लम क्या है, हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हाई कॉस्ट। बहुत ज्यादा आपको विदेश में निवेश करना पड़ता है, जिसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी, जो एक्सचेंज रेट होता है $1 इक्वल टू 70 रुपी, जो वन रेनेवी इक्वल टू, रेनेवी मतलब जो चाइना की करेंसी है, 11 रुपए। अगर बहुत जल्दी जल्दी करेंसी फ्लक्चुएट करेगी, वो भी एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रॉब्लम है। एंट्री रिक्वायरमेंट, अगर एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार करने जा रहे हैं, तो कभी कभार एंट्री रिक्वायरमेंट हो सकती है। टैरिफ कोटा, टैरिफ मतलब टैक्सेस, अलग अलग देशेस में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टैक्सेस होते हैं। करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी वही आईएएस आईपीएस। करप्शन, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, अलग अलग देश में अलग अलग टेक्नोलॉजीज की स्टैंडर्ड है। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट, सबके अपने अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो कई सारे टाइप की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो राजनीतिक फैक्टर्स हैं, आपको पता ही है। हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा विदेश में निवेश करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा आपको बहुत ज्यादा चाहिए। एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी का मतलब है जब करेंसी बहुत जल्दी जल्दी एक्सचेंज होगी आपकी, बहुत ज्यादा ऊपर उतार चढ़ाव होगा, तब दिक्कत होगी। एंट्री रिक्वायरमेंट, टैरिफ कोटा, टैक्सेस, करप्शन, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये अपने आप में एक टॉपिक है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, फॉरेन असेंबली, टर्म के ऑपरेशंस, ये अपने आप में टॉपिक आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आया अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एडवांटेज क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एडवांटेज क्या होता है, पहला आया फास्टर ग्रोथ। ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, विकास बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। अब देखो ग्रोथ, एक्सेस टू चीपर इनपुट्स,
जब आपको कोई संसाधन सस्ते चाहिए होते हैं, चाइना में रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिलता है, चाइना में लेबर बहुत सस्ती है, भारत में लेबर बहुत सस्ती है, 25,000 30,000 में अच्छा पढ़ा लिखा इंसान एमबीए बीटेक वाला मिल जाता है। जब हम लोगों को एडवांटेज क्या है, एक ग्रोथ बहुत तेज होती है, सस्ता संसाधन मिल जाते हैं, सस्ते संसाधन मिल जाते हैं, इंक्रीज द क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, मार्केट की न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और व्यापार को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक डाइवर्सिफिकेशन होता है बच्चों, पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक से टेक्सटाइल में आ गए, कपड़ों के व्यापार में आ गए, एंट्री रिक्वायरमेंट बच्चा होता है कि दुनिया के हर देश में व्यापार करने के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने पड़ेंगे, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो हर देश के लिए अलग अलग एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप कहीं किसी देश, वीजा की फॉर्मेलिटीज हो गई, हमारी टैक्सेस की फॉर्मेलिटीज हो गई, उन सबको बोलते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट। तो एडवांटेज क्या होते हैं, ग्रोथ फास्टर होगी, ग्रोथ बहुत तेज होगी आपकी, आपके बिजनेस की, आपको सस्ते संसाधन मिल सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मार्केट अपॉर्चुनिटीज आपको नई नई मिलेंगी, व्यापार डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं आपको अपने व्यापार का। पहले इलेक्ट्रॉनिक में थे, टेक्सटाइल में आ गए, कपड़े से खाने के व्यापार में आ गए, खाने के व्यापार से हवाई जहाज के एयरलाइंस के व्यापार में आ गए। तो किसी भी एक बिजनेस से, एग्जिस्टिंग बिजनेस से सब दूसरे व्यापार में जाते हैं जो पुराने व्यापार से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कॉस्ट बढ़ेगी, बढ़ी जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी ना, फॉरेन रेगुलेशन, विदेशी नियमावली और स्टैंडर्ड्स उनको मानना पड़ेगा, डिले इन पेमेंट, पेमेंट भुगतान आपको कभी कभार बहुत डिले हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जो हमने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनाइजिंग के दौरान, तो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपके जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है, संरचना जो बनी हुई है, बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। तो डिसएडवांटेज क्या है, आपका कीमत बहुत, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, विदेशी नियमावली को आपको मानना पड़ेगा, विदेशी स्टैंडर्ड्स को मानना पड़ेगा, भुगतान आपके डिले इन पेमेंट्स आपको टाइम पर नहीं आएंगे, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। अब आया रीजन फॉर रिसेंट ग्रोथ इन आईबी, कौन कौन से कारणों की वजह से अभी पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। अगला टॉपिक ये है, पहला हुआ इसमें एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से। आज भी देखिए, आप लोग अपने घर पे बैठे हो, अपने घर पे बैठे, उसके बाद भी आपको पढ़ा रहे हैं। आप क्या यहाँ क्या दुनिया के कोई किसी कोने पे बैठे किसी से कोई बात कर सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वीडियो कॉलिंग आ गई, फोन सस्ता हो गए, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज का एक्सपेंशन होने के चक्कर में भी एक बहुत ज्यादा हम लोगों को रिसेंट ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। बिजनेस इज बिकमिंग मोर ग्लोबल बिकॉज आजकल व्यापार बहुत ज्यादा ग्लोबल हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज क्विकर, एयरलाइन सर्विसेज कितनी ज्यादा दुनिया के हर देश से हर देश के लिए एयरलाइंस हो गई है, पानी के जहाज हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका बहुत क्विकर हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत इनेबल हो गया, कम्युनिकेशन इनेबल कंट्रोल फ्रॉम, कितनी भी कोई दूर बैठा हुआ है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आजकल वीडियो कॉल आ गई है, फोन पे कॉल आ गई है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, तो कहीं ना कम्युनिकेशन करना बहुत सरल हो चुका है। दुनिया का कोई किसी कोने पर बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन कॉस्ट आर मोर कंड्यूसिव फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस, होता ही है। जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। बट आज के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है, कम्युनिकेशन कॉस्ट तो ऑलमोस्ट फ्री हो गई है। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन, आप कहीं पर बैठ के किसी से भी बात कर सकते हो। दूसरा हुआ लिबरलाइजेशन ऑफ द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि आप चीजों को लिबरल करना, चीजों को आसान करना। आज के टाइम में कहीं ना कहीं चीजों को आसान कर दिया गया है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, एक देश से दूसरे देश में जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। तो सरकार ने लोअर गवर्नमेंट बैरियर, सरकार ने बैरियर्स बहुत कम कर दिए, जिसकी वजह से मूवमेंट का, गुड्स का, सर्विसेज का बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश में हो रहा है। इसके चक्कर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देखने को मिली है। गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये गैट एक एग्रीमेंट है, ये आपको अपने आप में टॉपिक आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स के दौरान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ एक संस्था है, एक संगठन है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करने के लिए। वर्ल्ड बैंक,
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी लोन दे रहा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है देशों को, कंपनियों को, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और बढ़ावा मिल सके। ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों ने आपस में इकोनॉमिक कम्युनिटीज बना ली है ताकि एक देश को दूसरे देश में व्यापार हम लोग आसानी से कर सकें। WTO हो गया, यूरोपियन कम्युनिटी, ये आपको पढ़ना नहीं है। नाफ्टा है, आफ्टा है। तो कई जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक कम्युनिटीज। आपने सुना होगा सार्क, सार्क कंट्रीज हो गई, एशियान हो गई। ऐसे कुछ देशों ने आपस में मिलकर कुछ समूह बना लिए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट कर सके। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। कोई डाउट हो तो बताइए। कोई भी डाउट हो आप लोग खुद पढ़ लिया करिए, हम आपको पीपीटी भेज देते हैं। उसके बाद कोई डाउट हो अगर तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग पूछ सकते हैं, जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, ठीक है, उसमें आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो आप लोगों को। कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, आपको पढ़ाई लिखाई में और कोई क्वेरी आ रही हो, तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, टेक केयर।